हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज हम फिर से करने वाले हैं जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हम कर रहे थे उसके आगे की रिएक्शंस। लास्ट क्लास में बेटा हमने किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन हम कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकेंड रिएक्शन जिसके दो पार्ट हम कर चुके हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जिसका फर्स्ट पार्ट था कि थर्मल डीकॉम्पोजिशन कैसे होता है, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो कैसे कोई भी सब्सटेंस ब्रेक कर जाता है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड जो हमने करी थी वो थी फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस जिसको कहते हैं, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी केमिकल ब्रेक हो रहा था किसी दो छोटे कंपाउंड्स में। ठीक है, अब थर्ड जो आज हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरे चैप्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आज जो कि आज हम करने वाले हैं। ये हमेशा काम आएगी, इससे नेक्स्ट भी जब आप चैप्टर्स करेंगे उनमें भी ये काम आएगी। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी कि हम डीकॉम्पोजिशन के तरीके पढ़ रहे थे और डीकॉम्पोजिशन के दो तरीकों के बाद थर्ड जो तरीका था वो था कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अगर एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो कैसे डीकॉम्पोजिशन होता है। आई होप आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगे, अगर नहीं देखे तो जाके चेकआउट कर लो चैनल पे, आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। पढ़ाई शुरू कर दो बेटा। ठीक है, तो चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो किसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जो हम आज करने वाले हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को प्रोवाइड करी और फिर उसका डीकॉम्पोजिशन किया जाए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कूल में जब सवाल आते हैं तो इससे सवाल आते हैं, बोर्ड्स में भी जब सवाल आते हैं तो इससे ज़रूर आता है, और एनटीएससी में अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया है तो दिस इज द थिंग जिससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट मिलके केमिकली रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो उस केमिकल कंपाउंड को जो बन चुका है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते दोबारा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बट एक तरीका है जिससे वो ब्रेक हो सकते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जब भी दो कंपाउंड या दो एलिमेंट मिलके कोई तीसरी चीज बना रहे थे जो कि इरिवर्सिबल था, ठीक है, जो कि एक नया कंपाउंड बन चुका था, उसको अगर रिवर्स करना है, वापस करना है उसको हमें, तो क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे हमने देखा NaCl जो है वो किससे बना था, Na प्लस Cl, Cl2 गैस लिया, NaCl बन गया। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि जब Na और Cl2 गैस मिल गए तो NaCl बन गया। अब ये NaCl रिवर्स नहीं किया जा सकता, हम उसको जितना मर्जी हीट कर ले, जितना मर्जी उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे, बट वो NaCl से हम कभी भी Na और Cl वापस नहीं ले सकते। बट एक तरीका है जिससे ये सारे प्रोसेस जो है रिवर्स किए जा सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं उसके इनिशियल जो भी एलिमेंट्स है कंपाउंड से जिनसे मिलके वो बना था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि कहाँ यूज होता है इसका। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो थे, केमिकल रिएक्शंस जो हुई थी, जो रिवर्स नहीं हो रही थी, उनको हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करके वापस से रिएक्टेंट ला सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया NaCl का, NaCl जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके हम Na और Cl2 गैस वापस ला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है जो हमें NaCl से Na और Cl वापस ला के दे सके, Na और Cl2 गैस वापस ला के दे सके। कोई भी दूसरा तरीका नहीं है जिससे ये वापस आ जाए। तो ये आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे प्रोसेस को रिवर्स करता है जो कि इरिवर्सिबल था। इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर आपने वापस से करना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, आपको इसमें डाउट तो नहीं है कहाँ जरूरी है ये। अब हम जो करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में जो इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है, हम सिर्फ उसका नहीं करेंगे, हम एक प्रोसेस सीखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअल में होता क्या है और कैसे होता है, ताकि इसके अलावा भी जब भी कभी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए किसी चीज़ का तो आप प्रोडक्ट रटे नहीं, आपको पता चल जाए कि क्या बनने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास जो है, उसमें हम करने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। वाटर जो है किससे मिलके बना है भाई, वाटर मिलके बना है, H2O जो है वो मिलके बना है H2 प्लस O2 से। H2 गैस लिया हमने प्लस O2 गैस लिया हमने और उन दोनों से मिलके बन गया H2O।
ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बट हमने पानी को कितना मर्जी गर्म किया, खूब बॉईल कर लिया, उबाले जा रहे हैं उसको, ठीक है, टेम्परेचर दिए जा रहे हैं उसको, बट फिर भी वो कभी भी H2 और O2 नहीं देगा हमें, ठीक है, वाटर से हमें H2 और O2 नहीं मिलेंगे। बट अगर हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये प्रोसेस हो सकता है। तो अब शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, कैसे किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए। मतलब जैसे हीट करना था तो हमने क्या किया, बीकर में एक रखा या फिर चाइना डिश में या किसी में भी अपना कंपाउंड रखा, उसको हीट करना यानी कि गर्म करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर हमने फोटोलाइसिस करना था तो बीकर में रखा या किसी भी वॉश ग्लास में रखा और जाके सनलाइट में रख दिया। बट इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, किसी भी कंपाउंड को करंट कैसे लगाया जाए वो देख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं ये प्रोसेस को रिवर्स करने की। इसका मतलब हम चाहते क्या हैं कि H2O जो है उससे हमें H2 गैस मिल जाए प्लस O2 गैस मिल जाए। दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है, इस प्रोसेस से यही हमें चाहिए, ठीक है। अब ये करने की शुरुआत करनी है हमें, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का पहले हम पूरा मेथड समझेंगे कि कैसे किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसका पूरा प्रोसीजर समझेंगे, उसके बाद उसके कंक्लूजन पे आएंगे कि ये रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है वो क्या है भाई, पहले हमें देखना है कि इसमें किस तरीके से ये जो रिएक्शन शुरू की जाएगी, यानी कि सेटअप क्या है इसका, एक्सपेरिमेंट जो है ये इसका सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो जब भी आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा डिफाइन करने को पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही बताएंगे कि किस तरीके से हमने पूरी असेंबली करी, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स किए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए आपको एक बीकर चाहिए, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा सा। इस बीकर को लेंगे आप और इसके अंदर फिल किया है आपने वाटर। इसके अंदर क्या डालेंगे, वाटर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करना है, वाटर का। तो इसके अंदर हमने डाला वाटर, जैसे कि बाकी प्रोसेस में करते हैं, जिसको हमने डिकम्पोज कराना है उसको हम बीकर में डाल देते हैं। बट इसके साथ साथ हमने यहाँ पे डाला है H2SO4, वाटर के साथ क्या डाला है, H2SO4, क्योंकि ये जो हम वाटर यूज़ करें प्योर H2O है और प्योर H2O इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ध्यान रखेंगे इस बात को। सबको क्या लगता है कि वाटर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं, टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसमें प्रेजेंट आयन, जो भी आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस वाटर का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने में, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये वाटर में हमने H2SO4 डाला और आपको पता है बहुत अच्छे से कि H2SO यानी कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। वाटर में डिसोसिएट करेगा H2SO4 तो क्या बनाएगा, आयंस, और वो आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर में H2SO4 डाला, फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा सा डाला, सिर्फ हमने कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज करनी थी, उसके अलावा कोई पर्पज़ नहीं था इसका। तो हमने H2SO4 यानी कि कोई एसिड डाला। उसके बाद क्या किया, ये वाटर हो गया अब एसिडिफाइड वाटर, ये अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमें चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, हमें चाहिए मेटेलिक स्ट्रिप। 2 मेटेलिक स्ट्रिप हमने ली है यहाँ पे, ठीक है, 2 मेटेलिक स्ट्रिप्स आर टेकन। ये भाई हो गई हमारी मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। अब ये जो मेटेलिक स्ट्रिप है बेटा जी, इसको कनेक्ट करना है बैटरी से। इसको कनेक्ट किससे करना है, बैटरी से। मेटेलिक स्ट्रिप को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 6 वोल्ट तक की ये बैटरी लेते हैं और इससे मेटेलिक स्ट्रिप को कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया, मेटेलिक स्ट्रिप से जो भी कनेक्ट हुआ है, ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप जो कनेक्ट हुआ है, ये वाली जो पॉजिटिव एंड होता है बैटरी का और ये वाला एंड होता है नेगेटिव, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बैटरी का पॉजिटिव एंड जो है उसको हम बोलेंगे एनोड और बैटरी का नेगेटिव एंड जो है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ये प्रोसेस पूरा ध्यान रखना है, ये प्रोसेस ध्यान रखना है। पहली बार इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं आप 10th क्लास में, ठीक है, इससे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस कभी नहीं हुआ है, ये सीख लेना है अच्छे से। 10th के पूरे सिलेबस में 3 बार आपको टोटल इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, 3 टाइम्स, ठीक है, जो कि आपके NCERT में गिवन है। तो इसलिए पहली बार में ही अच्छे से सीख लो, ठीक है। तो जब भी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है तो पहले तो हमें वो चीज़ चाहिए जिसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है, वो सोल्यूशन चाहिए जिसको हमें ब्रेक करना है। तो इसमें क्या था, वो वाटर था और उसमें हमने H2SO4 डाला हुआ था, कंडक्टिंग वाटर चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा हमें मेटल के स्ट्रिप चाहिए जिसको हमें बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये जो मेटल के स्ट्रिप्स है इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोड, और इन इलेक्ट्रोड्स में से जो भी इलेक्ट्रोड नेगेटिव साइड से कनेक्ट है उसको कहते हैं कैथोड, और जो भी पॉजिटिव साइड से कनेक्ट है उसको कहते हैं एनोड। तो हमने देखा यहाँ पे पूरे अभी तक की असेंबली में क्या क्या है, एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोड्स हो गए हमारे। ये जो सोल्यूशन होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई भी आपको डाउट आता है बीच में तो कमेंट करके बता सकते हैं, ये है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब हमारा सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो सेटअप हमने किया है इसको बैटरी को ऑन कर देते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं प्रोसेस की। तो ये पूरी असेंबली के बाद जब ये प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है, तब क्या होगा देखो। अब वाटर में क्या है, H2O में क्या है, आयंस है, हमें इसी को ब्रेक करना है, H2O के आयंस को ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब किस तरीके से ब्रेक होंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर है जो कि अभी आयंस में ब्रेक होगा द मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी इज पास। थोड़ी देर तक वेट करेंगे हम, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ प्रोसेस। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको क्लियर आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्लियर हो गया हो तो हम आगे करेंगे कि अभी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने क्या देखा थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्लियर है बिल्कुल आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए एंड इलेक्ट्रोड्स चाहिए। ठीक है, बैटरी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, कोई भी कंडक्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ठीक है, जिसका भी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है वो यहाँ पे रखेंगे। 2 मेटालिक स्ट्रिप चाहिए, बैटरी के पॉजिटिव एंड से एनोड जुड़ा होता है और नेगेटिव एंड से कैथोड जुड़ा होता है। ये असेंबली आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया हमने जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया उसके बाद, यानी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, क्या ऑब्जर्व किया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो एनोड है, एनोड की साइड पे गैस रिलीज हो रही है और कैथोड की साइड पे भी गैस रिलीज हो रही है। यानी कि एनोड और कैथोड दोनों पे कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड को एक टेस्ट ट्यूब से कवर कर लेते हैं। ठीक है, कवर कर लेंगे उसको एक टेस्ट ट्यूब से, ताकि उसमें जो भी गैस रिलीज हो रही है वहीं पे कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसेस रिलीज हो रही थी, अब हमें ये पता करना है कि गैसेस कौन कौन सी है और कितना अमाउंट इनका रिलीज हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि एनोड और कैथोड दोनों पे जो गैस रिलीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में नहीं थी। अभी हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, कंक्लूजन बाद में देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या किया हमने कि ये जो गैस है और ये जो गैस है इनका अमाउंट सेम नहीं था, अमाउंट सेम नहीं था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस हुआ है जिससे एक गैस कम रिलीज हो रही है और दूसरी गैस ज़्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है, तो किस पे ज़्यादा गैस थी, तो एनोड पे जो गैस थी वो कम थी और कैथोड पे जो गैस थी वो थी ज़्यादा थी। ठीक है, लार्ज अमाउंट में गैस रिलीज हुई थी कैथोड पे। ये था भाई हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व किया कि दोनों में गैस रिलीज हो रही है और एक साइड कम है एक साइड ज़्यादा है। ये ऑब्जर्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, कंक्लूजन, कि ये ऐसा हुआ क्यों और क्या क्या ये गैसेस रिलीज हुई हैं। ठीक है, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है, पहली बात तो हमें ये पता करना है कि गैसेस कौन कौन सी रिलीज हो रही हैं, कौन कौन सी गैसेस रिलीज हो रही है। तो उसके लिए हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी गैस रिलीज हुई है। हमने H2O लिया था लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब हमने किया तो हमें मिला है H2 गैस प्लस O2 गैस। दिस इज द रिएक्शन कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यही तो करना था हमें, H2O से H2 गैस और O2 गैस हमें लेनी थी, वो हमारी मिल चुकी है। ठीक है, कुछ ऐसे। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि 2 गैसेस रिलीज हो रही है, ये पता करना है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो हमने देखा कि एनोड जो है, एनोड पे चार्ज क्या था बेटा, पॉजिटिव साइड पे जुड़ा था वो बैटरी की, और कैथोड बैटरी की कौन सी साइड से जुड़ा हुआ था, नेगेटिव साइड से। ठीक है, एनोड किससे जुड़ा था, पॉजिटिव साइड से, कैथोड किससे जुड़ा था, नेगेटिव साइड से। अब हमें ये पता करना है कि एनोड पे कौन सी गैस जाएगी, कैथोड पे कौन सी गैस जाएगी। तो थोड़ा एक बार इसको गौर से देख लेते हैं H2O को, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो H2O को जब हमने देखा तो क्या देखा, H2O बना किससे है भाई, HOH, कुछ इस तरीके से H2O बना हुआ है। हमारे 2 चीज़ें है इसमें, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, ऑक्सीजन होता है O2 नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या होता है, H पॉजिटिव। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे
तो वाटर जो है अपने दोनों आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वाटर अपने आयंस में ब्रेक हो गया, पूरा वाटर टूट गया। भाई इलेक्ट्रिसिटी पास की, बॉन्ड सारे ब्रेक हो गए। ठीक है, वाटर हमारा टूट गया, ये भाई वाटर टूट गया हमारा। टूट के क्या बना, दोनों अपने आयंस में आ गए। ठीक है, तो आयंस क्या क्या बने, H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव है, एक एनायन है, एक केटायन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो आपके पास इलेक्ट्रोड है दो इस तरीके से और आयंस है दो इस तरीके से। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस तरीके के आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो सोल्यूशन में क्या था, ध्यान से याद करो, सोल्यूशन में था दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ थे, एक साइड बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ, एक साइड बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ, और दोनों में अब हमें देखना था कि दोनों आयंस के पास दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास कौन कौन से आयंस जाएंगे। तो पॉजिटिव वाला अपनी साइड नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट पोल ही अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, सेम चीजें रिपेल करती हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे क्या हुआ, जो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चीज को अपनी तरफ लेके जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन गैस किसकी तरफ बनेगी, कैथोड की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे जा रहा है। तो देखते हैं एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। O2 नेगेटिव था, एनोड पे था भाई पॉजिटिव चार्ज। अब किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम। एटम आपका किससे बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उस पर दिख रहा है आपको पॉजिटिव लिखा हुआ, इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम है थोड़े। ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसके पास क्या है 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, वहां जाके ऑक्सीजन बन जाएगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। किसको डोनेट कर देगा, एनोड को। किसको करेगा भाई, एनोड को। अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे बचा एक O, ऐसे 2 O जब मिल जाएंगे तो बना देंगे O2 गैस। ये प्रोसेस किस पे हुआ आपका, एनोड पे। आई होप अभी ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टोरी समझ आ रही होगी कि ये क्यों हुआ और H2 गैस और O2 गैस क्यों बनी, कैसे ब्रेक हुए। ठीक है, और ये एनोड पे ही क्यों बना, ये कैथोड पे ही क्यों बना, क्या प्रोसेस हुआ होगा। तो ये प्रोसेस हुआ, एनोड पे था पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिली अपने आयंस में ब्रेक हो गए थे, तो वाटर में H पे जो आता है प्लस चार्ज और O पे आता है माइनस चार्ज। क्लियर है आपको। आपको अगर कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे हमारी O2 गैस फॉर्म हो चुकी है, कहाँ हुई है, कहाँ हुई है बेटा, एनोड पे। अब आते हैं कैथोड पे क्या हुआ होगा, अब आते हैं कैथोड पे क्या हुआ होगा। तो कैथोड पे क्या था भाई, नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन रखे हुए, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है किसी को। ठीक है, उसको कोई ऐसा मिल जाए जो उससे इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो उसके चेहरे पे उसके जो सिर्फ एक बोझ रखा हुआ था, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, वो कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लेके सब खुश होते हैं, नहीं, किसी पे भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, किसी पे भी चार्ज है, किसी के सिर पे चार्ज रखा हुआ है, वो खुश नहीं है, वो अपने आप उस चार्ज से निजात पाना चाहता है। ठीक है, वो क्या चाहता है कि मैं बिना चार्ज का ही रहूं तो खुश है। ठीक है, हालांकि वो अलग बात है कि जो एलिमेंट है वो आयन बनाते हैं, वो अट्रैक्शन आ जाता है वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए, बट यहाँ पे क्या है, जिस पे भी चार्ज है वो अनस्टेबल तो है ही। तो H+ था, इसको क्या चाहिए, ठीक है, इस पर देखेंगे H+, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा है इस पे। ठीक है, यहाँ पे हुआ भाई किस पे, हाइड्रोजन पे। और कैथोड जो है वो कैसा इलेक्ट्रोड है, कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। एनोड पे इलेक्ट्रॉन कम थे, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले को अपने पास बुलाएगा, मतलब ऑपोजिट चार्ज को अपने पास बुलाएगा, और ऑपोजिट चार्ज को अपने पास बुला के क्या करेगा भाई, अट्रैक्शन होगा, इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। किसने दिया, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड ने दिया, और यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन। इसका चार्ज शांत हो गया, सॉरी इसका चार्ज यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बन जाएगा। अब ऐसे 2 हाइड्रोजन जब बन जाएंगे तो यहाँ पे H2 गैस बन के निकल जाएगा। अब वो वेट नहीं करता कि एक हाइड्रोजन बन गया दूसरा आ जा भाई तू भी, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक साथ बन के निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये प्रोसेस, कैसे हाइड्रोजन गैस बनी है वाटर से, कैसे ऑक्सीजन गैस बनी है और कैसे वो ब्रेक हुए। जैसे ही करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, वाटर ने अपने सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए,
वाटर बॉन्ड ब्रेक करता गया, आयंस में कन्वर्ट होता गया, आयंस अपने अपना रेस्पेक्टिव जगह जाते रहे जहां उनको अट्रैक्शन मिला, वहां गए, उनका चार्ज खत्म होते ही वो एलिमेंटल फॉर्म में निकल गए, रिलीज हो गए। क्लियर है ये स्टोरी यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट आता भी है तो मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अब देखते हैं, आपको ये बिल्कुल पता चल गया कि वाटर जो है H2O जो है उससे H2 बन रहा है और O2 बन रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कौन सी गैस कहाँ पे बनेगी। एक कंक्लूजन हो गया हमारा क्लियर, कहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट चीज क्या देखनी है अभी, ये देखना है कि अमाउंट क्यों कम ज्यादा थी उसकी। हमने जब देखा था एनोड और कैथोड पे अमाउंट गैस की डिफरेंट क्यों थी, ठीक है, वाई द अमाउंट वॉज डिफरेंट। तो अब देखते हैं ये जो इक्वेशन है, अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं उससे क्या बनता है, बैलेंस करके देखते हैं, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करते हैं पहले। तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2H2O gives 2H2 plus 1O2। अभी ये बैलेंस है, चेक करके बताएंगे भाई, बैलेंस है अभी, ये बिल्कुल बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन देखेंगे 4 हाइड्रोजन्स आर देयर, इधर हाइड्रोजन देखेंगे 4 हाइड्रोजन्स आर देयर, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन्स आर देयर, और यहाँ पे भी आपका O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन्स आर देयर। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया हमने। अब देखते हैं तो क्या एक वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, अगर मान लो इसको इस तरीके से बैलेंस करते जो कि फ्रैक्शनल तरीके से बैलेंस करते, यहाँ पे हाफ O2 आ जाता, यानी कि अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो उससे 1 हाइड्रोजन गैस मिलती है प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस मिलती है, और हाफ जो है वो स्टेबल रहती नहीं, इसलिए हम इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, डबल करके। यानी कि एक बार में आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए आपने, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे रहा 2 हाइड्रोजन का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितना H2O आपने लिया था उससे हाफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है और उसके इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं एनोड पे ऑक्सीजन गैस जो रिलीज हुई थी, एनोड पे क्या गया था ऑक्सीजन, कैथोड पे क्या गया था भाई, बताते रहो, कैथोड पे क्या गया था भाई, हाइड्रोजन गैस गई थी। तो यहाँ पे किसकी अमाउंट ज्यादा मिलेगी आपको, जल्दी बताइए, किसकी अमाउंट ज्यादा मिलेगी, हाइड्रोजन की, क्योंकि जितना वाटर मॉलिक्यूल यूज हुआ है उतना ही हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है। बट ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का केस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का बिल्कुल भी ऐसा केस नहीं। ऑक्सीजन कैसा फॉर्म होगा, जितना हाइड्रोजन है उसका हाफ अमाउंट में, जितना हाइड्रोजन है लेट्स से x अमाउंट है तो ये x/2 अमाउंट में फॉर्म होगा, ठीक है, हाफ अमाउंट में फॉर्म होगा। आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई है, बताइए जल्दी से, आपको ये समझ में आ गया। दूसरा जो हमारा था कि ये अमाउंट वेरिएट कैसे कर गया, ठीक है, अमाउंट कैसे वेरी किया आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन हमें देखनी थी कि यहाँ पे ये जो गैस फॉर्म हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस सच में हाइड्रोजन गैस है या सच में ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन तो चिल्लाता नहीं है, निकली गैस बहुत सारी, ये कह रहा है मैं ऑक्सीजन हूँ। आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं ऑक्सीजन, कभी आपके कान में आके बता के जा रहा हूँ कि देखो ये इधर मैं ऑक्सीजन हूँ, आ जाओ, या फिर आप सांस ले लो तो पता चले कि नहीं नहीं बाकी सारे हट जाओ, नाक के आगे से सब सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल हमें देख के तो पता चलता ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता कीजिएगा, तो देखते हैं यहाँ पे टेस्ट टू आइडेंटिफाई, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब पता है क्या, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ना, एप्लीकेशन पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे आपको पता चला या रिएक्शन कैसे हुई, ये सारी चीज़ों से पता किया जाता है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन कैसे किया आपने कि अगर हाइड्रोजन गैस है हाउ टू आइडेंटिफाई इट, एंड अगर जो ऑक्सीजन गैस है इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। क्योंकि आपको ना एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा डायरेक्टली, पहले डायरेक्ट पूछते थे, अभी ना बोर्ड में एप्लीकेटिव पार्ट ज़्यादा आता है। तो क्या पूछते हैं, देयर वाज वन गैस इज फॉर्म्ड, जिसको फॉर्म होने से वो इस तरीके से रिलीज हुई, या इस कलर की थी, या इस स्मेल की थी, या ऐसी थी, बताओ वो कंपाउंड क्या था। तो इसके भी, इन दोनों के भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे हम बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है या ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो जब भी हम हाइड्रोजन गैस के सामने, जब कहीं हाइड्रोजन गैस है और हम क्या चाहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, हम क्या करेंगे, मैच स्टिक या कोई भी जलती हुई कैंडल इसके पास लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होता है, पॉप साउंड के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बेटा 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल। किसी को मत बताना, है ना, आपको तो पता ही है, बाकी को मत बताना कि हाइड्रोजन जो है बहुत अच्छा फ्यूल है।
और हाइड्रोजन जो बहुत अच्छा फ्यूल है, इसका मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत कम, थोड़ा सा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी जल के ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम है। तो जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस के पास अपनी जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, एकदम से बर्न होगा, जितनी हाइड्रोजन वहाँ थी वो एकदम से बर्न होगी। ठीक है, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कम अमाउंट जल के भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगा जो भी आप जब उसके पास आग लेके जाएंगे। ठीक है, सेकेंड जो है ऑक्सीजन गैस है, इट प्रोमोट्स, आपको पता है कोई भी जब आग जलती है, कुछ भी चीज़ बर्न होती है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोमोट्स फ्लेम, जो भी उसकी फ्लेम होगी या बर्निंग होगी उसको वो प्रमोट करेगा। जैसे कि कार्बन है, मान लो आपकी कैंडल में वैक्स है और उसको में कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, तो C+O2 गिव्स CO2, यही वाली रिएक्शन आपकी हमेशा होती है। तो कोई भी कंबशन करने के लिए आपको ये ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ये मान के चलो, ऑक्सीजन आपको चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कैसे पहचाना कि ये हाइड्रोजन गैस थी या ये ऑक्सीजन गैस थी, तो कैसे पहचाना आपने देखा कि जब भी बर्निंग कैंडल को हम लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, और ऑक्सीजन गैस जो है बेटा वो आपका जो भी कंबशन हो रहा होगा, जो भी बर्निंग वहाँ पे फ्लेम वहाँ पे होगी, उसको प्रमोट करेगी। यानी कि जो आग जल रही थी वो बहुत तेजी से जलने लगी, वहाँ पे पॉप साउंड नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे एकदम से बर्स्ट नहीं होता। वो क्या करता है, हेल्प करता है कंबशन में, जो ऑलरेडी कंबशन हो रहा था, जो ऑलरेडी वैक्स बर्न हो रही थी, उसी को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि आपके पास जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो इस पूरे क्वेश्चन में से, इस पूरे टॉपिक में से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बोर्ड में आ सकता है डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन। ठीक है, डिस्क्राइब करना आ सकता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे हुआ, उसको डिस्क्राइब करिए। सेकंड, आपके 1 मार्कर जो बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, आजकल बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मार्कर बोर्ड में आ सकते हैं या फिर आपके NTSC में आ सकते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है, विच गैस इज फॉर्म्ड, मतलब गैस आइडेंटिफाई करना, विच गैस इज फॉर्म्ड, कहाँ, ठीक है, वेयर इट इज फॉर्म्ड, जैसे कि हाइड्रोजन है वो कहाँ बनी, ऑक्सीजन है वो कहाँ बनी, अमाउंट कितना बना, उन गैसेस का अमाउंट कितना बना, कम है ज़्यादा है, रेशो पूछ लेंगे। एग्जैक्ट अमाउंट तो कैसे पूछेंगे, रेशो पूछ लेंगे, अमाउंट कितना बना। या फिर उसको हाउ टू आइडेंटिफाई दैट गैस, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट गैस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, ये सब के अलावा क्या पूछा जा सकता है कि आपको जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस करना था तो इसमें आपने H2SO4 क्यों डाला, why H2SO4 is added, why H2SO4 is added in this particular reaction। जब भी आपने ये रिएक्शन को किया, इलेक्ट्रोलाइसिस को किया, H2SO4 क्यों डाला गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, शुरुआत से लेके अंत तक आपसे पूछी जा सकती है। कितना अमाउंट होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा गैस है, कहाँ कहाँ फॉर्म होगा, किस रेशो में फॉर्म होगा, H2SO4 क्यों डाला। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। या फिर केमिकल रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑन एनोड एंड कैथोड, क्या क्या रिएक्शन हुई, तो मैंने आपको बताई दी। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जाके गेन कर लेता है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। तो आई होप अब आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं। इससे आने वाले अगले चैप्टर्स में भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में ध्यान रखना होगा, जैसे कॉपर सल्फेट का कराते हैं, उसके अलावा ब्राइन सोल्यूशन का भी है जो आपके NCERT में है। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड चाहिए, इलेक्ट्रोड पे चार्ज देख लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक कर देना, जितने भी चार्जेस वहाँ पे आएंगे उनको पहुँचाना है उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जहाँ उनका ऑपोजिट चार्ज उनको बुला रहा होगा। क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी को भी अगर डाउट आता है इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, जैसे ही आपका कमेंट आता है तो हम आपको आंसर करने के लिए रेडी हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट चीज़ करते हैं। अब क्या किया हमने, डिकम्पोजिशन हम कर चुके हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा हो चुका है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमारा हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो चुका है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसको।
ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, सारे असाइनमेंट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @वेद साइंसेस करके। ठीक है, जो भी लेक्चर आप यहाँ देखते हैं उसका रिस्पेक्टिव असाइनमेंट आपको किसी भी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिलने वाला है @वेद साइंस टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे SST के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, बायोलॉजी के, सारे लेक्चर्स के असाइनमेंट आपको वहाँ मिलेंगे। ये असाइनमेंट का डिस्कशन भी हम करने वाले हैं वेद प्रैप ऐप के ऊपर। ऐप डाउनलोड कर लो वेद प्रैप, उस पर हम आपको गाइड कर देंगे कैसे हम असाइनमेंट डिस्कस करने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।